This is question number 8, exercise 4.4. Check whether the lines are concurrent. If so, find the point where they meet. इस प्रॉब्लम में हमें तीन लाइंस गिवन है, यानी कि तीन लाइंस की इक्वेशंस. हमें चेक करना है कि क्या ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, और अगर ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं तो हमें पॉइंट ऑफ कंकरेंसी या इन तीनों लाइंस का मीटिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है. पहले हम इन तीन लाइंस को कंकरेंट साबित करेंगे, और अगर ये कंकरेंट साबित हो गई तो फिर हम इन तीनों लाइंस का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी या मीटिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. इन तीनों इक्वेशंस को हमने लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 का नाम दिया. अब कंकरेंसी साबित करने के लिए हमने अभी एक कंडीशन ड्राइव की कुछ इस तरह से. इस डिटर्मिनेंट में अगर आप देखें तो A1, B1, C1 ये वैल्यूज कहां से मिलेंगी? जी बिल्कुल, आप समझ गए होंगे. ये A1, B1, C1, A2, B2, C2 ये कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट्स हैं. यानी कि A जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ x को रिप्रेजेंट करता है, B कोएफिशिएंट ऑफ y को और C कांस्टेंट को, जब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन हो. इसके लिए बहुत जरूरी एहतियात है कि तीनों इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में होना चाहिए. अगर जनरल फॉर्म में नहीं है तो आप उन्हें जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लें, फिर आपको A, B और C की वैल्यूज मिलेंगी. अब अगली बात, आप A1, B1, C1 किसी भी लाइन से ले सकते हैं, A2, B2 किसी दूसरी लाइन से और A3, B3, C3 किसी तीसरी लाइन से. लेकिन अब चूंकि हम फर्स्ट इक्वेशन को लाइन 1 कह चुके हैं, सो सिमेट्री के लिए यह बेहतर है कि आप लाइन 1 में से जो वैल्यूज चूज करेंगे, यानी कि लाइन 1 का जो कोएफिशिएंट ऑफ x है 4, इट विल बी कंसिडर्ड एज A1. y का कोएफिशिएंट -3 ये B1 की वैल्यू होगी और -8 वैल्यू होगी C1 की. A2 is 3, B2 is -4, C2 is -6 और A3, B3, C3 आप समझ गए होंगे. ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूला की लेफ्ट साइड में पुट करेंगे और लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे. अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा तो यह साबित हो जाएगा कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं. सो पुटिंग वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड, हमने वैल्यूज पुट की. अब हम इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे, और इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने के लिए हमें क्या करना होगा? जी बिल्कुल, हमें इसे एक्सपैंड करना है. किसी भी रो या कॉलम से हम एक्सपैंड कर सकते हैं. मैंने इसे फर्स्ट रो से एक्सपैंड किया. फर्स्ट रो से एक्सपैंड करने का क्या तरीकेकार है? आप फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करेंगे पॉजिटिव. आप उस एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़ देंगे और रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स का एक 2 by 2 का डिटर्मिनेंट लेंगे. उसके बाद फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव कंसिडर होगा. ये फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट -3, हमने इसके साथ नेगेटिव साइन चूज किया. ये हमारे प्रोसीजर का हिस्सा है. -3 की रो और कॉलम को छोड़कर बाकी 4 एलिमेंट्स 3, -6, 1 और -2 का आप एक 2 by 2 का डिटर्मिनेंट बनाएंगे. फिर आप रो 1 के थर्ड एलिमेंट को लेंगे, दैट इज -8, और उसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे और रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स का 2 by 2 का डिटर्मिनेंट बनाएंगे. अगर आप रो 2 से एक्सपैंड करते तो फर्स्ट एलिमेंट नेगेटिव कंसिडर होता. रो 1 से एक्सपैंड करते हुए फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड अगेन पॉजिटिव. सो अब हम इन डिटर्मिनेंट्स को सिंप्लीफाई करेंगे और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से हमें इस डिटर्मिनेंट की फाइनल वैल्यू मिलेगी. ये हमने उन 2 by 2 डिटर्मिनेंट्स को एक्सपैंड किया और फर्दर सिंप्लीफिकेशन की. सिंप्लीफिकेशन करने से हमें फाइनल आंसर मिला 0. सो इससे क्या साबित हुआ? इट शोज दैट द लाइंस आर कंकरेंट. ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के स्टेप्स आप खुद इस वीडियो को रोककर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं. मैंने इसीलिए इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया.
अब चूंकि ये साबित हो चुका है कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, हमें वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड आउट करना है। अब पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड आउट करने के लिए क्या तीनों लाइंस की जरूरत है? आंसर इज नो। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या है? तीनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो सेम है। सो आप कोई सी दो लाइंस को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो आपको तीनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि वो सेम है। सो फॉर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉल्व एनी टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम बार बार फाइंड आउट कर चुके हैं, इसलिए सॉल्व इट योरसेल्फ। आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ P such that the lines meet at a point। हमें तीन लाइंस गिवन है, इनफैक्ट तीन लाइंस की इक्वेशंस, और यह बताया गया है कि ये तीनों लाइंस एक पॉइंट पर मिल रही हैं। क्या मतलब? कंकरेंट हैं। यानी कि यह बता दिया गया है कि तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, और हमें कहा गया है कि P की वैल्यू फाइंड आउट करें, और P हमें नजर आ रहा है थर्ड लाइन की इक्वेशन में। यानी हमें यह साबित नहीं करना कि तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, हमें इन्हें कंकरेंट कंसिडर करते हुए P की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो इसे सॉल्व करते हैं। These are the three equations of these three straight lines. Since the lines are concurrent, so this determinant will be equal to 0. ये determinant हमने कैसे बनाया? जी बिल्कुल, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 की वैल्यूज पुट कर दी। a1 की वैल्यू हमने कंसिडर की 2, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -1। इसी तरह a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -1, c2 की वैल्यू -5, और a3 की वैल्यू है 3, और b3 की वैल्यू p, और c3 की वैल्यू 8। अब चूंकि लाइंस कंकरेंट है, सो दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसे एक्सपैंड किया हमने फर्स्ट रो से। एक्सपेंशन अभी लास्ट प्रॉब्लम में मैंने आपको डिटेल से समझा दी। इन 2x2 डिटर्मिनेंट्स को फर्दर एक्सपैंड किया, और ब्रैकेट्स में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन थी वो परफॉर्म कर दी। ब्रैकेट से बाहर जो नंबर्स थे उनको ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो P वाली टर्म्स को हम आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं सारी कांस्टेंट टर्म्स, उन्हें आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। फिलहाल हमने ये स्टेप परफॉर्म किया। 3 into 39 is 117। 10p minus 3p is 7p, और इन तीनों नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिला 98। 98 राइट साइड पर शिफ्ट होगा, और p के साथ जो 7 लिखा है वो राइट साइड पर -98 को डिवाइड करेगा। 98 divided by 7 is 14. So the value of p is -14. Next is question number 4 of exercise 4.4. Find the condition that the lines this and this are concurrent. हमें तीन लाइंस की इक्वेशंस गिवन है, और हमें कहा गया है कि आप कंडीशन ड्राइव करें कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं। यानी ये कंसिडर कर लें कि तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, और आप इसके लिए एक कंडीशन, एक फॉर्मूला ड्राइव करें। अगर तीनों लाइंस कंकरेंट हैं तो फिर वो डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 वाला, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। यानी कि हम इन तीनों लाइंस में से a1 b1 c1 की वैल्यूज लेंगे, उसी डिटर्मिनेंट में पुट कर देंगे, और उसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे सामने एक कंडीशन ड्राइव हो जाएगी। तो क्या ये तीनों लाइंस इस वक्त जनरल फॉर्म में है कि हम a1 b1 c1 की वैल्यूज ले सकें? जरा गौर करें। y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2, and y is equal to m3x plus c3।
क्या ये तीनों इक्वेशंस जनरल फॉर्म में है? आंसर इज नो। ये किस फॉर्म में है? ये इस वक्त स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है। m1 इज स्लोप, c1 इज y इंटरसेप्ट। हमें इन्हें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने से हमें a1, b1 और c1 की वैल्यू मिलेगी। सो जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ ले आएंगे, कुछ इस तरह से। y को हमने राइट साइड पर शिफ्ट किया तो वो नेगेटिव होगा। हमने जनरल फॉर्म में अरेंज भी करना होता है, सबसे पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट। अब a1 क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 कोएफिशिएंट ऑफ y और c1 कांस्टेंट होगा। सो हम कंडीशन कंसीडर करेंगे, सिंस द लाइंस आर कंकरेंट सो दिस डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। a1 की वैल्यू m1, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू c1 ही होगी। इसी तरह से a2 की वैल्यू m2, b2 की वैल्यू -1 और c2 की जगह पर ही आ जाएगा। पुटिंग वैल्यूज, ये हमने वैल्यूज पुट की। अब हमें इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम हर दफा डिटर्मिनेंट को फौरन एक्सपैंड कर दें। अगर हम डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज यूज करके उस डिटर्मिनेंट को बहुत कमजोर कर दें कि उसकी एक्सपेंशन बहुत आसान हो जाए, तो यह अप्रोच बहुत बेहतर होती है। पिछले जो प्रॉब्लम्स थे उनमें ऐसा आसान नहीं था, लेकिन यहां पर ऐसा है। यहां पर सबसे पहले आप सेकंड कॉलम में से -1 कॉमन ले लें। सेकंड कॉलम में से हमने -1 कॉमन लिया। अब आप देख रहे हैं कि सेकंड कॉलम में तमाम वंस हैं। अगर आप रोज को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो दो रोज के सेकंड एलिमेंट्स को 0 बनाया जा सकता है, कुछ इस तरह से। अगर हम R2 माइनस R1 कर दें, रो 2 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसी तरह R3 माइनस R1 करने से भी 1 माइनस 1 0 होगा। चलिए परफॉर्म करके दिखाता हूं। ये लेफ्ट साइड पर जो माइनस था, ये राइट साइड के 0 की वजह से कैंसिल हो गया। फर्स्ट रो को वैसे ही लिखा गया, क्योंकि हमारे ये जो ऑपरेशंस हैं इसमें R2 लिखा गया है, यानी कि चेंज आएगा R2 में, और R3 लिखा गया है पहले, यानी कि चेंज आएगा R3 में। R1 नहीं लिखा गया पहले। R1 को सिर्फ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, रो 1 को हम सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। सो रो 1 को वैसे लिखा गया M1 1 C1। रो 2 माइनस रो 1 M2 माइनस M1, 1 माइनस 1 हुआ 0, और C2 माइनस C1। जब हम रो 3 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखा जाएगा M3 माइनस M1, 1 माइनस 1 0, C3 माइनस C1। इस सब्ट्रैक्शन को समझने के लिए आप इसी डिटर्मिनेंट को देखेंगे और R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 परफॉर्म करेंगे। अब हमें किस तरह एक्सपैंड करना चाहिए कि हमें एक्सपेंशन में बहुत आसानी हो, बहुत कंफर्ट हो। एक्सपेंशन के लिए वो रो या कॉलम बड़ा फेवरेट होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरोस हों। सो इसे किस रो या कॉलम से एक्सपैंड करें, कहां ज्यादा जीरोस हैं? जी बिल्कुल, कॉलम 2 में हमारे पास 2 जीरोस हैं। सो हम इसे एक्सपैंड करेंगे कॉलम 2 से। और कॉलम 2 से एक्सपेंशन के लिए जरा मुझे यह बता दें कि कॉलम 2 का फर्स्ट एलिमेंट जब हम कंसिडर करेंगे तो इसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे या नेगेटिव? जी, कॉलम 2 से अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो इसका फर्स्ट एलिमेंट नेगेटिव कंसिडर होगा। एक्सपेंडिंग फ्रॉम C2, 1 के साथ हमने लिखा माइनस। ये माइनस जो है ये प्रोसीजर का माइनस है, और इसकी रो और कॉलम को हमने छोड़ दिया। रिमेनिंग एलिमेंट्स का हमने 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट बना लिया। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर देंगे। ये -1 राइट साइड पर 0 होने की वजह से फारिग हो गया। अब ये डिटर्मिनेंट हमने एक्सपैंड किया। M2 माइनस M1 इंटू C3 माइनस C1 माइनस M3 माइनस M1 इंटू C2 माइनस C1
इज इक्वल टू 0। इस प्रोडक्ट को राइट साइड पर शिफ्ट कर दें अगर हम, तो ये हमारे पास एक कंडीशन ड्राइव हो गई, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। यहां पर यह सॉल्यूशन एंड हुआ।